मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से मात्र 16 या 17 साल की छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं उनकी गोद में आ गई। मैं और माँ एक साथ कहीं बाहर निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। माँ इतनी खूबसूरत थी कि उनकी उम्र का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। पर अचानक माँ ने एक दिन अपना इरादा मुझसे जाहिर किया तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी। क्या हो गया है माँ आपको? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटा, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही? मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ सब ठीक है, पर हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे अपनी जिंदगी काटी है वो मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अकेली औरत छोटी सी बच्ची लेकर कैसे जी रही थी वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानेगा। पर बेटा, तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए। पूरी दुनिया मुझे समझे ना समझे, पर तूने तो मेरे संघर्ष को देखा है। बात ये थी कि मेरी माँ ने अपनी दूसरी शादी का इरादा मुझसे जाहिर किया था जब मैं छोटी सी थी। तभी मेरे पापा किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर लेकर गई, पर कब तक वो मायके में रहकर अपना गुजारा करती। इसलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। मेरी माँ ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र अब 17 या 18 साल हो चुकी थी, जबकि माँ अभी 33 या 34 साल की रही होंगी। दूसरी शादी करना मेरी माँ का कोई गलत फैसला नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, जब तुम दूसरी शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान बेटी घर में पड़ी है और माँ को शादी करने की सूझ रही है। माँ ने मुझसे कहा, बेटा मैं मानती हूँ कि एक औरत की दूसरी शादी हमारे समाज में गलत मानी जाती है, और वह भी जिसकी जवान बेटी घर में हो। पर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? तुम तो अपने घर की हो जाओ, और ये शादी मेरी खुद की खुशी के लिए ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भी सही होगा। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ मेरे लिए क्या सही होगा? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, भले ही आज के मॉडर्न जमाने में औरत जात मर्दों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, उन्हें आज घर में मर्दों की जरूरत नहीं है। पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत की जिंदगी में आदमी का होना बहुत अहमियत रखता है, जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका बाप या भाई। पर हमारे घर में ना तो बाप है और ना ही भाई। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। माँ मुझे कितना भी समझाती, पर मुझे माँ के इस फैसले से चिढ़ हो रही थी। पर ना चाहते हुए भी मुझे उनका ये फैसला मानना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी तो नहीं थी। वह एक समझदार औरत थी और वे शायद जो भी कर रही थी कुछ तो समझ के ही कर रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मेरे पापा की जगह लेने वाला है। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जो मेरा सौतेला बाप बनने वाला था। उसका नाम रमेश था। उसको देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि वह मेरी माँ से उम्र में 2 से 3 साल छोटा लग रहा था। मुझे मेरी माँ की शादी इस रमेश से करना कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि यह आदमी मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। पर रमेश मेरे सामने बड़े सलीके से पेश आया और वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लगा। उसने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। मेरे मन में आया कि एक बार मैं उससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहता है, पर मैंने नहीं पूछा। उसके जाने के बाद माँ ने मेरी राय जानने की कोशिश की। मुझे उनका ये शादी करने का फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद माँ की शादी उस रमेश से हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी। जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से सिवाय मेरे और कोई नहीं था, जबकि रमेश की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए थे। शादी होते वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी।
अगली सुबह मैं देर तक सोई रही। मुझे उठने का मन नहीं किया। माँ मेरे रूम में मुझे जगाने आई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा चलो बाहर नाश्ता कर लो। मैंने माँ से कहा, माँ मेरा नाश्ता आप मेरे रूम में ही भिजवा दें तो सही होगा। माँ ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो, रमेश भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना। पर माँ ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की टेबल पर जा बैठी। रमेश ने मुझे भरी निगाहों से देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ ममता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके यह पूछते ही मैं उस पर भड़क पड़ी। मैंने उससे कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भला आपसे क्यों नाराज होऊंगी? नाराजगी तो वहाँ होती है जहाँ पर कोई रिश्ता हो। मेरा तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, ममता ये कैसी बातें कर रही हो? रमेश ने माँ से कहा, जाने दे, उसे कुछ न कहें, अभी वो बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में चली गई। मुझे अपने ही घर में बड़ा असहज महसूस होने लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा कि मुझे अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। कुछ दिनों में मेरा अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। मुझे डर था कि अब मैं घर पर रहकर करूँगी क्या। इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बाहर ही गुजार सकूं। क्योंकि रमेश के सामने मैं ज़्यादा आना नहीं चाहती थी, इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे मैं रमेश के इरादे का अंदाजा लगा सकूं। पर पता नहीं क्यों जब भी रमेश मेरे सामने आता, मुझे अपने जिस्म पर उसकी निगाहें मंडराती हुई महसूस होती। रमेश से शादी करने के बाद माँ पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे, पर एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं ये नहीं कह सकती थी कि ये सब माँ ने जानबूझकर किया था या वो इत्तेफाक से घर से बाहर थी, वरना अब तक माँ ने मुझे रमेश के साथ अकेला घर पर कभी रहने नहीं दिया था। लेकिन उस शाम वो घर पर नहीं थी और मैं अपने कमरे में थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो रमेश बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, वो घर पर नहीं है, शायद किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, फिर सोचा नहीं, ये गलत है। आखिर एक ही घर में रहना है तो कब तक ऐसे चलेगा। मैंने रमेश के लिए चाय बनाया और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, ममता रुको। मैंने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और कहा, क्या बात है? उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो? मैंने बेरुखी से कहा, नहीं तो, ये मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद करती हूँ। रमेश मुझे देखते हुए बोले, अच्छा 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके सामने लगे सोफे पर मैं उसके सामने बैठ गई। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा। उसके बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, देखो ममता, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे। लेकिन जरा इनकी जगह पर रह कर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, रही बात मेरी, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। ममता, मैं तुम्हारी नज़रों में चाहे कैसा भी हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है, तो किस बात की नाराजगी? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ ना तो कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझे आपसे किसी किस्म की नाराजगी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। यह कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली आई। यूं दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, ममता, रमेश ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, तो ये सब करके वो मेरे करीब आना चाहता है। माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम रमेश के बारे में कैसी बातें करती हो? वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूँगी। आप लोगों को मेरी शादी के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कभी भी कोई बात नहीं की।
भले ही रमेश मेरी माँ का दूसरा पति था, पर उसकी बताई हुई शादी मुझे हरगिज नहीं करनी थी। मुझे पता था कि शायद ये रमेश की कोई चाल होगी। रमेश जैसे लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक के चलना था। लेकिन सवाल ये था कि मैं इस किस्म के माहौल में कब तक रह सकती थी। मुझे शादी तो करनी ही थी, वे भी बहुत जल्द। यह बात मेरे दिमाग में अब जोरों शोरों से चलने लगी थी कि मैं शादी करूं तो आखिर किससे करूं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और मेरे जान पहचान में भी कोई ऐसी शादी नहीं थी। मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उसी स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह टीचर था। दिखने में काफी खूबसूरत था। उसका नाम अभी था। धीरे धीरे मैं अभी को पसंद करने लगी और शायद वे भी मुझे पसंद करने लगा। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद अब शादी तक बात पहुंच आई। पर मैं अभी से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालातों के बारे में उसे बता देना चाहती थी, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में बाद में कोई बात पता चले तो उनके दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए खुद ही मैंने एक दिन अभी से अपनी बात कह डाली कि अभी, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हो कि मेरे घर के क्या हालात हैं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ और किस खानदान से हूँ। अभी ने कहा, मैं बस तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी मैंने अभी को अपनी माँ की दूसरी शादी और रमेश के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनने के बाद अभी के रवैये में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अभी ने मुझे समझाते हुए कहा, क्या हुआ यदि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है? दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, जरा उनकी जगह पर रह कर देखो। मैंने अभी से कहा, मुझे माँ की दूसरी शादी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो उस रमेश से। पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ मालूम पड़ता है कि वो मुझे घूरते हुए देखता है। अभी ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है। बस अपना नजरिया बदल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दिनों में अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने अभी से कहा, क्या मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे करने को तैयार होंगे? अभी ने कहा, ममता तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद अभी ने अपने घर वालों को मेरे घर भेजा। कुछ दिन बाद हम दोनों की सगाई हुई और सगाई के कुछ ही दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई, यानी कि अभी के घर। अभी के घर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि रमेश जैसे इंसान के चंगुल से मैं बच जो गई थी। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। अभी के घर वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अभी के घर इतना पैसा होते हुए भी अभी एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने क्यों आया था। इस बात का जिक्र मैंने अभी से किया, पर अभी ने मुझसे कहा, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पग फेरे के लिए मुझे अपने मायके जाना था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपना मायका काटने को दौड़ता। माँ के सिवा मेरा कौन वहाँ पर था। इसलिए मैंने अभी से कहा कि मुझे वहाँ नहीं जाना, माँ को ही किसी दिन यहाँ बुला लेंगे। अभी ने मुझसे कहा, नहीं ममता, ये एक रस्म होती है, हर लड़की जाती है, तुम्हें भी जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी भी हमारे साथ मेरे मायके आए। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी माँ के गले लग गई, लेकिन मैंने रमेश से बात भी नहीं की। रिश्ते में वो भले ही मेरा सौतेला बाप लगता था, पर मैं उसे कुछ नहीं मानती थी। मैं तो उससे नफरत करती थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ अब मैं चलती हूँ। तभी रमेश ने मुझे रोकते हुए कहा, ममता रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ कहिए। उसने पूछा, क्या तुम अभी के साथ खुश हो? मैंने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। रमेश ने कहा, ममता यही खुशी तो मैं तुम्हें देना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? रमेश ने कहा, हाँ ममता, यही वो शादी है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बार बताया था। अभी मेरे दोस्त का भाई है और यही रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था, पर जब तुमने मेरे बताए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया तो हम प्लानिंग के मुताबिक अभी को तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा था। अभी ने तुम्हें शायद कहीं देखा था और तुमसे प्यार करने लगा, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बताई हुई शादी नहीं करोगी। ममता मैं सौतेला ही सही, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे यह भी पता था कि तुम मुझे शक भरी निगाहों से देखती हो।
तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं था। पर ये बात जान लो कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत है। सभी सौतेले बाप खराब नहीं होते। ये सब सुनने के बाद मेरे आंख से आंसू छलकने लगे। रमेश ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ससुराल में तो खुश थी ही, अब मायके की तरफ से भी बहुत खुश हूँ। अब मैं रमेश को रमेश नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती हूँ। यह बात तो सच है कि हर सौतेला बाप खराब नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।